हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो आज हम देखेंगे 2018 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए। अगर आपने 2017 का नहीं देखा तो यहाँ पे आई लिंक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज द स्वतंत्र पार्टी। ठीक है। इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ द अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। ठीक है। In the Lok Sabha, if a party does not have a minimum of 75 members, its leader cannot be recognized as the leader of opposition। तो देखिए, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि सिर्फ 75 मिनिमम 75 मेंबर्स नहीं है इसका क्राइटेरिया। तो तीसरा तो गलत है। आंसर पूछा है क्या, करेक्ट पूछा है। तीसरा गलत हो गया। आंसर हो गया बी। तो 75 मेंबर्स नहीं है, 55 मेंबर्स है, मतलब 10% लोकसभा की। तो ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है, और पहला भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन में स्वतंत्र पार्टी नहीं थी, तो सीपीआई थी। तो इसलिए आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस ऑकर इन द डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस। मतलब वाटर लॉस कम करने के लिए डेजर्ट्स में लीफ का मॉडिफिकेशन कैसा होगा? तो हार्ड और वैक्सी लीव्स, टाइनी लीव्स, थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, ये तीनों भी सही आंसर हो गया डी। क्योंकि देखिए, लीव्स को ज्यादा इवेपोरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है ज्यादा। तो उसकी वजह से उनको जो सरफेस एरिया रहता है लीफ का, तो उनको कम करना पड़ेगा, इसलिए थॉर्न्स रहते हैं उसके जगह, लीव्स की जगह मेजोरिटी तो थॉर्न्स ही पाए जाओगे आप डिजर्ट एरिया में गए तो। और छोटे लीव्स होते हैं देखिए आप। और हार्ड रहते हैं और वैक्सी लीव्स रहते हैं। वैक्स किस लिए? क्योंकि वो कोटिंग लगा देता है ऊपर, इसलिए ज्यादा इवेपोरेशन भी नहीं होता है। तो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। As per the NSSO 70th round situation assessment survey of agriculture households, consider the following statements। ठीक है, ये पता है नहीं पता है देखेंगे हम अभी। सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स के बारे में है। ठीक है। राजस्थान हैज द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स अमंग इट्स रूरल हाउसहोल्ड्स। ठीक है, होल्ड पे रखते हैं पहला स्टेटमेंट। आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स इन द कंट्री लिटिल ओवर 60% बिलोंगिंग टू ओबीसीज। अभी देखिए सेकंड स्टेटमेंट पर पूरा, मतलब ये तो बहुत ज्यादा डाउटफुल लग रहा है मुझे। क्योंकि देखिए, 60% के ऊपर ओबीसी का रहेगा, तो मतलब 40% बाकी ओपन और ये बाकी कैटेगरीज वालों का रहेगा क्या? कि इतना सा छोटा अमाउंट नहीं रहेगा, इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं रहेगा ओबीसी के लिए। देखिए सेकंड स्टेटमेंट काफी डाउटफुल है। लॉजिकल बात है, देखिए अगर टोटल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड देखा जाए आप, तो सभी 60% तो नहीं होता इनका। तो ये थोड़ा एस्टिमेट थोड़ा ज्यादा दिया है इन्होंने, तो सेकंड स्टेटमेंट हम गलत मानते हैं। तो सीधा आंसर ही आ जाता है। थर्ड को देखते हैं। इन केरला लिटिल ओवर 60% ऑफ एग्रीकल्चर हाउस reported to have achieved maximum income from sources other than agriculture activities। ठीक है, ये ज्यादा सही चांसेस होने के हो सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये लिटरेट स्टेट है। और ये 60% के अबाव जो भी एग्रीकल्चर हाउस होल्ड रहेंगे, तो उनका मैक्सिमम इनकम तो अदर सोर्सेज से भी आना बनता है। तो ठीक है, थर्ड तो स्टेटमेंट सही होना चाहिए। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, सेकंड गलत माना तो 1 और 3 हो गया। ठीक है। ये अगर आपको पता भी नहीं रहता तो भी चलेगा, पर ये सेकंड स्टेटमेंट आपको गलत मानना चाहिए, मतलब गलत ऐसा आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये लॉजिक क्वेश्चन है, इसमें इसमें अभी क्या, अभी इतना रिपोर्ट उसमें भी ये स्टेटमेंट आप कितना पढ़ोगे? तो उतना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। और हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? The NGT has been established by an act, whereas the CPCB has been created by an executive order of the government। तो ऐसा तो नहीं है। एनजीटी का तो एक्ट है, पर सीपीसीबी का भी एक्ट ही है। और ये कौन सा एक्ट है सीपीसीबी का? तो वाटर एक्ट है 1974 का। तो अगर सीपीसीबी के बारे में आपको थोड़ा भी आइडिया रहता है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं बना है, तो पहले तो गलत हुआ। तो पहला गलत, करेक्ट पूछा है, तो ये बी और डी में रहेगा। तो एनजीटी provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in the higher courts, whereas the CPCB promotes cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of the air in the country। देखिए, नॉर्मल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट जो है जस्टिफाई किया है इन्होंने एनजीटी को भी और सीपीसीबी को भी। आंसर हो गया 2, बी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम प्लेस कर सकते हैं क्या लॉ? सही है, हम कर सकते हैं। द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामाइंड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। अब ये देखिए, जब ये 9th शेड्यूल बनाया गया था तो उसका मेन पर्पज यही था कि जो जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, तो वो जो जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए था उसको बचाने के लिए ये 9th शेड्यूल बनाया गया था कि उसमें अगर लॉ बनाते हैं तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए। तो जब जवाहरलाल नेहरू थे तब उन्होंने ये लॉ बनाया था कि कुछ कुछ जो सर्टन लॉज है लैंड रिफॉर्म्स पर स्पेशली, तो वो स्कोप जो है जुडिशियल रिव्यू का उसके बियॉन्ड जाना चाहिए, मतलब उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जो लैंड के जो रिफॉर्म्स थे तो उस पर काफी ज्यादा चर्चा होने लगी थी और उस पर काफी ज्यादा डिबेट होने लग गया था। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए तभी के लिए। फिर बाद में क्या हुआ, आर कोयलो केस आया तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है। अब ऐसा कोई भी लॉ, मतलब ऐसा कोई भी शेड्यूल नहीं बना सकते कि उसमें सिर्फ ऐसा बोलोगे कि इतना रिस्ट्रिक्शन रहेगा और उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं रहेगा। तो सभी के ऊपर जुडिशियल रिव्यू रह सकता है इंक्लूडिंग 9th शेड्यूल। तो ये आईआरओ कोयलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का 2007 का था, तो उन्होंने ये रूलिंग दिया था। तो इसलिए, और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी वायलेट करता है। तो इसके लिए ये ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी कोर्ट एग्जामाइन नहीं करेगा 9th शेड्यूल को। तो दूसरा तो स्टेटमेंट गलत है, तो दूसरा गलत, सी गलत, पहला सही, ए आंसर। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट समटाइम्स इन इन न्यूज। अभी देखिए जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, अभी देखिए डिजिटलाइजेशन हो गया था तभी, बहुत ज्यादा जोरों शोरों से चल रहा था डिजिटलाइजेशन। तो ये टर्म बार बार न्यूज में आ रहा था, तो उसका सिर्फ मीनिंग पूछा है कि इसका मतलब क्या है। तो पहला है द इंसेंटिव गिवन बाय बैंक। इंसेंटिव देता है क्या कोई, अगर डिस्काउंट रेट दे दिया तो इंसेंटिव बैंक देगा क्या? पहला ही स्टेटमेंट गलत हुआ। टू मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स थ्रू डेबिट कार्ड्स परटेनिंग टू दैट बैंक, ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहला तो गलत। द अमाउंट पेड बैक बाय बैंक्स टू देयर कस्टमर्स व्हेन दे यूज डेबिट कार्ड्स फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज। ये क्या बात हुई कि बैंक्स कब से देने लग गए पैसे कस्टमर्स को, जब अगर उन्होंने डेबिट कार्ड, उल्टा वो लेते चार्जेस, सर्विस चार्जेस लेते। तो ठीक है, दूसरा तो गलत हो गया। लॉजिकली भी सोचा, अगर आपको पता भी नहीं तो ये दो तो गलत हो गए लॉजिकली। और द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम हिज कस्टमर्स थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड, हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि बैंक जो है वो चार्ज करता है मर्चेंट से, तो इसीलिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोला गया है। तो सी तो सही है। द इंसेंटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट टू मर्चेंट्स फॉर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स बाय देयर कस्टमर्स थ्रू पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स एंड डेबिट कार्ड्स, नहीं ऐसा भी नहीं है कुछ। तो आंसर हो गया सी। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। तो सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज और आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ कंट्री बिकमिंग द मेंबर ऑफ एनएसजी। अभी देखिए एनएसजी मैंने करंट में भी किया है या आईआर का है, आईआर में मैंने किया है पूरा, वो आप देख सकते हैं, आई लिंक है। तो एनएसजी का मेंबर होने के बाद उसका कॉन्सिक्वेंस क्या रहेगा, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, सही तो है। फिर इट ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली लिखा है देखिए, बिकम्स अ मेंबर ऑफ द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन्स। तो ऐसा कुछ है क्या जरूरी कि ऑटोमेटिकली बनेगा अगर एनएसजी का बन गया तो ऐसा कुछ तो बिल्कुल क्राइटेरिया नहीं है। तो सेकंड तो गलत है, पहला सही है। आंसर हो गया सेवन का ए। एट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to India's decision to levy an equalization tax of 6% on online advertisement services offered by non-resident entities, which of the following statement is or are correct? अभी इक्विलाइजेशन टैक्स क्या होता है वो आपको अगर पता रहेगा तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इट इज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट और इक्वलाइजेशन टैक्स एक्ट कुछ तालमेल ही नहीं है, क्योंकि जो इक्वलाइजेशन लेवी रहता है वो टैक्स रहता है बिजनेस ट्रांजेक्शन के ऊपर, जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। अगर कोई इंडियन ने अगर 1 लाख के ऊपर किसी नॉन रेसिडेंट को दिया, तो जैसे कि गूगल या फेसबुक के, तो वो फाइनेंस एक्ट के अंडर आ जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर नहीं आता है। तो उसे इक्वलाइजेशन लेवी कहते हैं या फिर टैक्स कहते हैं। ठीक है, पहला तो स्टेटमेंट गलत हुआ, आंसर बी और डी में। नॉन रेसिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एक्ट। देखिए, जो इक्विलाइजेशन लेवी रहता है वो, उसका कुछ क्लेम कर ही नहीं सकते। पहली बात तो कि आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स में आप क्लेम नहीं कर सकते कि हमने ये टैक्स भरा है तो इसलिए हम इसे फिर से लेना चाहेंगे।
तो ऐसे तो कुछ संबंध ही नहीं आता, तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, आंसर हो गया डी। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द FRBM Fiscal Responsibility and Budget Management Review Committee report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general combined government by 2023, comprising 40% for the central government and 20% for the state governments. ठीक है। The central government has domestic liabilities of 21% of GDP as compared to that of 49% of GDP of the state governments. ओके। अब ये देखिए, ये इतना डिटेलिंग क्यों किया है, क्योंकि ये जो FRBM एक्ट है वो काफी चर्चे में रहता है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर फिजिकल डेफिसिट बोल सकते हो, उसको मेंटेन रखने के लिए ये सब एक्ट्स और रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं। और ये आई गेस तभी के इकोनॉमिक सर्वे में भी उन्होंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कितना रेशियो रहना चाहिए जीडीपी का डेट से। तो उन्होंने ये रिपोर्ट भी दिया था, तो इसकी वजह से इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपको अगर ये कुछ आइडिया रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा, नहीं तो ये स्किप करने वाला ही क्वेश्चन था, काफी डिफिकल्ट था इसे देखा जाए तो। अगर अपने अच्छे से पढ़ा रहेगा तो आपको इधर एक छोटू सा ट्रैप दिया है उन्होंने। आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत होगा, पर ये एक्चुअली स्टेटमेंट सही है। 40 और 20 था इनके लिए, सेंटर के लिए 40 और 20% स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए था। इधर घुमाया है पूरा। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लाइबिलिटीज ऑफ 21% ऑफ जीडीपी। अभी आपको लगेगा डोमेस्टिक है, लाइबिलिटी जो रहेगा 21% रहेगा जीडीपी की, और 49% ऑफ जीडीपी स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया है। अभी ये देखिए काफी वियर्ड लग रहा है, क्योंकि 49% ऑफ जीडीपी स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया है और 21% जीडीपी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये रिवर्स किया है इन्होंने बस। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट गलत, फिर भी वन और ए और सी में था ये। देखिए आपको वन तो सही है समझिए, क्योंकि थ्री पे क्वेश्चन है पूरा। तो थ्री देखते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज मैंडेटरी फॉर स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ओज एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज टू द लेटर। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हो गया नाइन का सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वीडियो का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स इन द लास्ट 5 years। ठीक है, होल्ड पे रखते हैं ये। The government does not impose any customs duty on all the imported edible oils as a special case। अभी ये देखिए क्वेश्चन कितना, मतलब ये स्टेटमेंट कितना वियर्ड लग रहा है। डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम्स ड्यूटी, ऐसा हो सकता है क्या? आपको क्या लगता है? ऑन ऑल द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल्स, तो ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है, तो इसको हम रॉन्ग मानेंगे। तो बी और डी तो गए, सॉरी बी और सी गए, ए और डी में आंसर रहेगा अभी। तो पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट, द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स इन द लास्ट 5 years। इसका मतलब क्या है? जो क्वांटिटी है इंपोर्टेड एडिबल ऑयल की, वो ज्यादा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन जितना हमने 5 सालों में किया था। तो ये तो सही है, क्योंकि हम एडिबल ऑयल्स भी इंपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा। तो पहले तो स्टेटमेंट सही होना चाहिए। देखिए आप, आपने अगर दो एलिमिनेट किया ना, तो अभी ए और डी में ऑप्शन रह रहा है, तो आप 50-50 है चांस उठा सकते हो, रिस्क उठा सकते हो। तो इसलिए आंसर हो गया 10 का ए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।